हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपके जून 2024 के CSI नेट एग्जाम के लिए 25th, 26th एंड 27th ऑफ जून ये 3 डेट जो है पब्लिश किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इन्हीं तीनों डेट में से कोई एक डेट लाइफ साइंस के लिए रखा जाएगा। तो रफ तौर से देखा जाए तो अभी हमारे पास जो है लगभग 28 से 30 डेज का टाइम बाकी है। तो इन दैट केस हम देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसे हमें लास्ट 1 मंथ में अवॉइड करना चाहिए, या किस स्ट्रैटेजी के साथ हमें ये आखिरी के जो 30 दिन बचे हैं हमारे पास उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। ये स्टूडेंट का रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट इज वाई जो है आपके सामने इसे रखा जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि लास्ट 30 डेज जो हमारे पास बाकी है उसका इस्तेमाल हम अप्रोप्रिएट तरीके से कैसे करें। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे यही आता है कि नो न्यू यूनिट्स इन लास्ट 1 मंथ। एक आइडियल स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो आपको लास्ट के 1 महीने में कोई भी नई यूनिट को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई नई यूनिट है और उसका कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर सकते हो कि 2 से 3 दिन का टाइम लेके उस न्यू कंसेप्ट को डील कर सकते हो। ओके, सो इन दैट केस आपके पास रिवीजन के लिए जो टाइम बचेगा वो सिर्फ 25 डेज का रह जाएगा। बाकी का जो 5 दिन है आपने उस नई यूनिट के कुछ नए टॉपिक को पढ़ने में निकाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है और जिससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो केस है ये तभी होगा जब कोई एक्सेप्शन चल रहा हो आपके साथ, कि हाँ भाई पहले डन नहीं कर पाए, पहले हमने इसे अच्छे से तैयारी नहीं की, रीजन कोई भी हो सकता है। लेकिन एक आइडियल स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपको कोई भी न्यू यूनिट को लास्ट 1 मंथ में टारगेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है, रिविजन शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, दैट इज 80-20 रेशियो में जाना चाहिए। यानी कि 80% आपका जो फोकस है वो थ्योरी पे होना चाहिए और 20% फोकस आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो पा रहे हैं। तो रिवीजन में कोशिश ये होनी चाहिए कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस हो, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकते हो। क्योंकि ये चीज है कि अगर थ्योरी आपको पता है तो कुछ भी करके आप क्वेश्चन बना ही लोगे, लेकिन खाली क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आपको थ्योरी कोई मिस हो गई तो उस केस में ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए एक आइडियल तरीके से आपको 80-20 रेशियो मेंटेन रखना पड़ता है फॉर द रिवीजन। अगला बात करें कि लास्ट 1 मंथ का टाइम मैनेजमेंट आपके पास रेडी रहना चाहिए। यानी कि 24 घंटे का मतलब एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे का इस्तेमाल आपकी लाइफ में कैसे चल रहा है। तो चलिए जग जग के अगर हम बात करते हैं तो जग कर लगभग आप 18 घंटे का टाइम स्पेंड कर देते हो। उस 18 घंटे का जो मतलब यूटिलाइजेशन है वो आप अभी फिलहाल में कैसे कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो मैनेजमेंट होगा ना वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका कहते हैं ना मोटिवेशन लेवल कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो एक बोलते हैं ना एक जोश होता है अपने अंदर कि हाँ इस ये चीजें बाकी हैं, इसका डिवीजन करना है, वो जोश कम हो जाए। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो रिवॉर्डिंग होना चाहिए, पनिशमेंट टाइप का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा टाइम टेबल भी आपको नहीं बनाना है जिसको कि आपको खुद ही फॉलो करने का मन ना करे, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में लॉस आपका होगा। तो ध्यान दीजिए कि हाँ आपके पास जो दिन का टाइम रहता है, कितने भी घंटे आप उठे हुए रहते हो, सुबह में मान लीजिए अगर आप 6 बजे उठ गए हो, ठीक है, और रात में जो है 12 बजे तक जग रहे हो, उस केस में 6 बजे से 12 बजे तक का टाइम आप कैसे स्पेंड कर, वो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। और उस टाइम का प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके लिए अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रेडी रहता है तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्टेज कम होता है। किसी भी ऐसी चीज को जो कि आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्टेज कर रही है, फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए उन सब से दूरी बना लीजिए। अवॉइड ओवरलोड ऑफ कंसेप्ट। इस समय पे ऐसा मतलब की चीजें हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और आपके पास अभी काफी पोर्शन है पढ़ने के लिए, तो उस केस में कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट को आप ओवरलोड ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ा हुआ कोई भी कंसेप्ट आपको बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप वही पढ़ें जो कि आपको याद रह जाए, जिसका इस्तेमाल करके आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सिर्फ नाम भर के लिए कोई थ्योरी को पढ़ के नहीं जाना है।
क्योंकि नाम भर के लिए आप पढ़ोगे और मान लीजिए कि आपको याद नहीं है, तो वो जो बोलते हैं ना थोड़े बहुत आधे अधूरे नॉलेज से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन गलत ही होगा। तो इसीलिए आप उतने ही कंसेप्ट को टारगेट कीजिए जितने कंसेप्ट को इस टाइम में प्रॉपर ढंग से डील करना पॉसिबल है। ट्राई 1 to 2 previous year question from aptitude if you want to target part A। जैसे कि पार्ट ए में हमेशा कहती हूँ कि आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। सो इन दैट केस आप जो है रोज 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छी स्कोरिंग हो जाए। जो बच्चे पिछले 6 महीने से एप्टीट्यूड को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करके चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चे इंक्लूड करके नहीं चल रहे हैं वो रोज जो है 1 से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट टारगेट करें। और जिन बच्चों ने पहले से ही टारगेट कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ये कर सकते हैं कि सैटरडे या संडे जब भी आपके पास टाइम होता है आप आधे घंटे के लिए कोई भी रैंडमली किसी भी ईयर का पेपर आप उठाइए और उस आधे घंटे में आप सॉल्व करके देखिए कि आपसे कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आपका कमांड रहेगा फ्रॉम द एप्टीट्यूड पोर्शन। Don't avoid the most important topic which will be acting like a scoring part। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप खोज सकते हैं 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CSIR नेट 2024 इस नाम से अवेलेबल है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। ऑल्दो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो कोशिश ये करनी है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो आपका स्कोरिंग पार्ट होते हैं, वहां से चांसेस होते हैं कि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सो इन दैट केस कभी भी आपको ऐसे टॉपिक को अवॉइड नहीं करना है क्योंकि वो बोलते हैं ना श्योर शॉट आपके नंबर होते हैं, मतलब कि जहां से स्कोरिंग हो ही जाएगी उसकी जो मतलब की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से मिस्टेक है जो कि आप लास्ट 1 मंथ में अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों के पास सवाल आता है कि अभी क्या कोई मॉक टेस्ट लेना सही रहेगा, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज लेना सही रहेगा। तो देखिए मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप तब ले सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी आपके मतलब थ्योरी अच्छे से डन हो गई हो, आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन कर लिए हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कोई भी मॉक टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो वो कभी भी CSIR को पूरा रिजेंबल नहीं कर पाता है। तो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज से आप अपनी सॉल्विंग कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि यस आप जो अभी तक प्रिपेयर किए हैं वो प्रिपरेशन किस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट नहीं करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि हाँ जिस टाइप के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बन रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके CSIR में आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस टाइप के मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज में या तो क्वेश्चन थोड़े इजी ही होते हैं या तो थोड़े से टफ लेवल पे ही चले जाते हैं, मतलब एक बोलते हैं ना एक एक्यूरेट लेवल CSIR का हो, ऐसा बहुत कम ही आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई सोर्सेस हैं जहां पे आपको लगता है कि नहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप बिल्कुल जो है उनको रीच आउट कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए मॉक टेस्ट देना मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है ही, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है आपका और रिजल्ट के बाद जो आपका एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है उस सेल्फ डाउट को एक तरीके से आप कह सकते हो हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके मॉक टेस्ट में 200 में से मान लेते हैं 70 नंबर आए हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा सेट किया गया है कि आपसे ज्यादा स्कोरिंग नहीं हो पाई है। तो उस मतलब कि इस टाइप के रिजल्ट से आपको कभी भी, क्योंकि देखिए अभी 1 महीना बाकी है, अगर मान लीजिए इस टाइप के अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप अभी 1 महीने में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर पाओगे अपने अंदर। तो बेटर है कि ये जो भी मार्क्स आप स्कोर करो उसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस के नजरिए से ही देखिएगा, एक एक्सपीरियंस के नजरिए से देखिएगा। उसके बेसिस पे अपना जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है उसको इवेल्युएट मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा CSIR के क्वेश्चन के लेवल को मैच नहीं कर पाती है। इसलिए जब कोई चीज आपको जो दी जा रही है दैट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ डमी, राइट? तो उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को रियल लेवल पे इवेल्युएट करने लगो, उस पर डाउट करने लगो, वो एक सही चीज नहीं होती है।
तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद जो बच्चों के रिस्पॉन्स आते हैं कि मैम मेरी 40 नंबर बने, मेरे 50 नंबर बने, मैं बहुत अच्छे से तैयारी किया हूँ, पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम आप में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है उतने अच्छे ना बन पाए हो। तो अगेन आई एम सेइंग, कोई भी आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लीजिए, उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह ही लीजिएगा, उसको सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस पे कंसीडर करके मत चलिएगा अगर नंबर मतलब कि कम आते हैं तो। ओके, बाकी जो है जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ इन सारे टिप्स के साथ जो है आपकी प्रिपरेशन में और भी कुछ ऐड ऑन होगा। और भी कुछ आपके पास डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये सजेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।